चंदनपुर एक बहुत ही सुंदर राज्य था। चारों ओर खेतों और बागों से घिरा हुआ वह राज्य सुंदरता में सबसे आगे था। दो नदियां उसके आसपास बहती थी, जिनसे राज्य में सिंचाई तथा पानी की कोई परेशानी नहीं थी। उनकी एक राजकुमारी थी। जब वह बहुत छोटी थी तभी रानी की मृत्यु हो गई थी। रानी की मृत्यु के बाद राजा बहुत उदास रहा करते थे। राजकुमारी को वह बहुत प्यार करते थे। राजा वीर प्रताप सिंह हर दिन सवेरे बाग में घूमने जाया करते थे। पशु पक्षियों से उन्हें बड़ा प्यार था। बाग में घंटों बैठा करते और चिड़ियाओं का उड़ना देखा करते। इससे उन्हें बड़ी शांति मिलती थी। बाग में एक बहुत बड़ा तालाब भी था, जहां अनेक छोटी बड़ी मछलियां तैरा करती थी। राजा कुछ देर से वहां बैठकर मछलियों का तैरना देख रहे थे। वह इतने ध्यान मग्न थे कि उन्हें महसूस ही नहीं हुआ कि एक भीमकाय प्रेत पक्षी आकाश मार्ग से आ रहा है। यह बड़ी तेजी से नीचे जाया और राजा को खींच में दबाकर ऊपर आकाश में उड़ चला। राजा ने स्वयं को उस पक्षी के चंगुल से छुड़ाने की बहुत कोशिश की, मगर वह इतना ताकतवर था कि राजा अपने आप को छुड़ा नहीं पाए। राजा को चांच में दबाए ले जाते देख प्रजा में हाहाकार मच गया। बहुत से सैनिक और योद्धा राजा को छुड़ाने के लिए दौड़े, मगर सब असफल रहे। अब क्या था? प्रजा में दुख की लहर फैल गई। अपने प्रिय राजा का इस प्रकार गुम होने से राजकुमारी बहुत रोई, तड़पी। बिना माँ बाप के वह बेसहारा सी हो गई। वह इतनी छोटी थी कि राजकाज का उसे कोई ज्ञान नहीं था। चंदनपुर की प्रजा दिन प्रतिदिन दुखी होती गई। बहुत से लोग अभी भी अपने प्यारे राजा के लौट आने की प्रतीक्षा कर रहे थे, मगर जब बहुत दिन बीत जाने पर भी राजा का कोई पता न चला तो प्रजा को पूर्ण विश्वास हो गया कि अब उनका प्रिय राजा कभी वापस नहीं आएगा। कान्हा मंत्री और लूला सेनापति राजकुमारी के संरक्षक बनकर राजकाज चलाने लगे। वे किसी भी तरह योग्य नहीं थे। प्रजा उनसे खुश नहीं थी, किंतु राजा के न रहने से उन्हें दोनों ही स्वीकार करने पड़ रहे थे। प्रजा चाहती थी कि राजकुमारी शीघ्र योग्य होकर राजकाज संभाले, क्योंकि प्रजा अपने प्रिय राजा की राजकुमारी से उतना ही प्यार करती थी जितना कि अपने प्रिय राजा से। धीरे धीरे राजकुमारी बड़ी होने लगी। वह अपने पिता की तरह बहुत ही दयालु थी। दुखी प्रजा की फरियाद वह खुद सुना करती थी। अब वह राज दरबार में भी जाने लगी। शासन कार्य में वह काफी निपुण हो गई। हर निर्णय वह स्वयं करती। यह देख कान्हा मंत्री और लूले सेनापति को अपनी योजनाएं विफल होती लगी। कल तक वे स्वयं राज कार्य का संचालन करते थे। आज राजकुमारी के अधीन उसकी आज्ञाएं मानने लगे, जिससे वे तिलमिला उठे। कान्हा मंत्री और लूला सेनापति किसी भी तरह राजकुमारी को गद्दी पर बैठे देखना नहीं चाहते थे। उन्हें हर पल वह आंखों में खटकने लगी, किंतु वे कुछ कर नहीं पाते थे। एक दिन लूला सेनापति का मंत्री से बोला, देखो भाई, अब इस तरह तो गद्दी नहीं मिल सकती, कुछ तो करना ही होगा। काला मंत्री ने खड़ी यति, मैं भी चाहता हूं भाई, पर राजकुमारी बहुत चालाक है, वह हमारे जाल में नहीं फंस सकती। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सारी प्रजा उसे बहुत प्यार करती है। हमें कोई नई चाल सोचनी चाहिए। लूला सेनापति बोला, चाल तो मेरे दिमाग में है, मगर डरता हूं। कान्हा मंत्री बोला, क्यों, डरने की क्या बात है? लूला सेनापति उत्सुकता से बोला। कान्हा मंत्री ने कहा, अगर हमारे षड्यंत्र का किसी को पता चल जाएगा तो फिर हम अब वे हर पल यही सोचने लगे कि किस जादुई तरीके से राजकुमारी को गायब किया जाए, किंतु हर बार वे असफल ही रहे।
इसी बीच राजकुमारी ने अपने राज्य में योग्य मंत्रियों और कर्मचारियों को नियुक्त किया और जनता के भारी दबाव के कारण राजकुमारी ने लूले सेनापति एवं काणे मंत्री के स्थान पर एक योग्य सेनापति तथा चतुर मंत्री को नियुक्त किया, जो कि सभी तरह इस पद के योग्य थे। अब ब्याह था। कान्हा मंत्री और लूला सेनापति आग बबूला हो उठे। वे राजकुमारी के दुश्मन बन गए। कान्हा मंत्री बोला, उस लड़की की यह मजाल जिसको हमने गोदों में खिलाया उसी ने हमें धरती पर धकेल दिया। उसने हमारा बहुत बड़ा अपमान किया है, हमारी आज तक की सेवाओं को भी भुला दिया। लूला सेनापति बोला ने मंत्री ने कहा, इसी बात का तो मुझे अफसोस है भाई। जो काम महाराज अपने जीते जी ना कर सके वह उस चांडाल लड़की ने कर दिखाया। लूला सेनापति बोला, कोई बात नहीं, अब हम उस चांडाल लड़की को अधिक दिन गद्दी पर नहीं टिकने देंगे। कान मंत्री ने कहा, हम अपने अपमान का बदला जरूर लेंगे। लूले सेनापति की पत्नी बहुत चालाक थी। जब उसने सुना कि उसके पति को राजकुमारों ने पद से हटा दिया है तो वह पति से बोली, उस छोटी सी लड़की ने तुम्हें मात दे दी, डूब मरो चुल्लू भर पानी में। लूला सेनापति बोला, अरे चिंता क्यों करती है, उसको हम अधिक दिन नहीं रहने देंगे, फिर तो अपना ही राज समझो। लूले सेनापति की पत्नी बोली, वाह, बड़े आए राज करने वाले पहले भी तो कहा करते थे कि अब हम राज्य के सब कुछ हैं। लूला सेनापति बोला, तू देखती जा, मैंने और कान ने मंत्रों ने एक योजना बनाई है। वह उत्सुकता से बोली, वह योजना क्या है? तुला सेनापति बोला, राजकुमारी को किसी जादुई तरीके से गायब किया जाएगा और किसी को कानों कान खबर नहीं होगी, फिर चांदी ही चांदी है। इधर राजकुमारी राजकाज के बाद जब फुर्सत में होती तो वह भी उसी बाग में जाया करती। यहाँ आकर उसे अपने पिता की बहुत याद आती। वह कई बार इस बाग में पिता के साथ आती थी। एक दिन वह शाम के वक्त बगीचे में टहल रही थी। आज उसका दिल बहुत उदास था क्योंकि आज के दिन ही उसके पिता को वह प्रेत पक्षी उठाकर ले गया होगा कि तू कैदी नहीं हो। वह एक गुलमोहर के पेड़ के नीचे बैठ गई और सोचने लगी, काश मेरे पिता होते तो मैं इस तरह अकेली क्यों होती। वह इन्हीं विचारों में खोई हुई थी। तभी बहुत से पक्षी आकाश में उड़ते हुए दूर चले गए, किंतु उनमें से एक पक्षी का जोड़ा उसी पेड़ पर आकर बैठ गया। राजकुमारी उसी प्रकार उदास बैठी थी। तभी उसने सुना कबूतरी कबूतर से कह रही थी, देखो यह राजकुमारी कितनी सुंदर है, एकदम परी के समान मगर उदास लगती है। कबूतर बोला, इतनी भोली सी लड़की की उदासी का क्या कारण हो सकता है? कबूतरी कबूतर से बोली, इसकी उदासी मैं जानता हूँ। कबूतर बोला, मुझे बताओगे नहीं? कबूतरी बोली, इसके पिता को वर्षों पहले प्रेत पक्षी उठाकर ले गया है। कबूतर बोला, प्रेत पक्षी? आश्चर्य से कबूतरी बोली, प्रेत पक्षी वह राजा को चोंच में दबाकर अपने देश ले गया। कबूतर बोला, किस लिए? कबूतरी बोली, वह भी अपने देश का राजा है। राजकार्य सीखने को वह किसी मनुष्य राजा की तलाश में था। वह राजा उसे अपने बगीचे में अकेला मिल गया था। साथ ही वह राजकुमारी को भी अपनी पुत्रधु बनाना चाहता है। कबूतर बोला, क्या राजा वहां सुरक्षित है? कबूतरी बोली, राजा वहां पूरी तरह आराम से हैं, मगर वह पक्षी अब राजा को वहां से किसी प्रकार नहीं आने देना चाहता, और ना वह जादूगरनी। कबूतर बोला, तुम यह सब कैसे जानते हो? कबूतरी ने कहा, मैं स्वयं बाग में था। उन दिनों वहां आम पके थे। मैं आम की डाली पर मीठे आम खा रहा था। प्रेत पक्षी ने ही राजा को यह सब बताया था। वह मानव की तरह बोलता और चलता भी था। कबूतर ने कहा, क्या राजा अपने देश लौटना चाहता है? कबूतरी बोली, राजकुमारी के पास आने को छटपटा रहा है, मगर कोई उपाय नहीं। कबूतर बोला,
बातें करके कबूतर कबूतरी दोनों बहुत दूर उड़ गए। राजकुमारी उन्हें दूर तक उड़ता देखती रही। वह पक्षियों की भाषा समझती थी। पेड़ पर बैठे कबूतर और कबूतरी की सारी बातें उसने सुन ली थी। यद्यपि उसे एकाएक विश्वास नहीं हुआ था, मगर जब उसने कबूतर को कहते सुना कि प्रेत पक्षी बाघ से उसके पिता को चोंच में दबाकर ले गया है, तो उसे मजबूरन विश्वास करना पड़ा। उसका दिल बहुत बेचैन हो गया, यह जानकर कि उसके पिता वहां प्रेत पक्षियों के राज्य में कैद है। वह अपने पिताजी को छुड़ाने की युक्ति सोचने लगी। दुखी और उदास मन से राजकुमारी महल में लौट आई। सारी रात वह अपने पिता के बारे में सोचती रही, यहाँ तक कि रात भी बीत गई। दूसरे दिन उसने राज दरबार में मंत्री से यह बात बताई। एकाएक मंत्री को बात समझ में नहीं आई, मगर वह योग्य एवं ईमानदार था। राजकुमारी से बोला, हमारे राज्य में बहुत से वीर सैनिक हैं, उन्हें प्रेत पक्षियों के देश भेजे देते हैं, शायद कोई खबर मिल जाए। मंत्री की बात राजकुमारी मान गई। बहुत से वीर योद्धा भेजे गए, किंतु बहुत दिनों तक प्रतिज्ञा करने के बाद भी कोई लौटकर नहीं आया। राजकुमारी और मंत्री दोनों निराश हो गए। वे सोचने लगे, या तो उन सैनिकों को प्रेत पक्षियों ने बंदी बना लिया है या मार दिया है। पिता की याद में राजकुमारी बहुत उदास रहने लगी। मंत्री ने जब उसे कई प्रकार से समझाया, मगर उसकी उदासी दूर नहीं हुई। उसका मन अपने पिता के लिए तड़पता रहता था। राज्य का एक जासूस था कंगला सरदार। वह बहुत ही स्वामी भक्त एवं राजकुमारी का विश्वास पात्र था। वह राजा के समय से ही राज्य का प्रमुख जासूस था। अनेक मुसीबतें उसने अपनी बुद्धि से हल की थी। जब से राजा लापता हुए, वह हमेशा इसी खोज में लगा रहता था कि राजा का किस तरह पता लगाया जा सके। उसका एक लड़का था बीरबल, जो अपने पिता की ही तरह चालाक एवं चुस्त था। वह अक्सर महल में राज्य की गुप्त सूचनाएं देने राजकुमारी के पास जाया करता था। राजकुमारी के हम उम्र होने के कारण दोनों में मित्रता हो गई थी। राजकुमारी उसके साहस एवं जोखिम भरे कार्यों की सदा प्रशंसा करती थी। बीरबल भी राजकुमारी के अच्छे स्वभाव और दयापूर्ण कार्यों से उसका प्रशंसक था। एक दिन बीरबल राजमहल में आया। राजकुमारी महल में नहीं थी। नौकरों से मालूम हुआ कि वह बाग में घूमने गई है। काफी देर तक बीरबल प्रतीक्षा करता रहा। तभी राजकुमारी लौट आई। बीरबल को देखकर वह बोली, तुम कब आए? बीरबल ने कहा, काफी देर हो गई। आप महल में नहीं थी राजकुमारी जी। राजकुमारी, हाँ, मैं हमेशा कुछ देर बगीचे में बिताती हूँ। कुछ उदास लग रही हैं आप? बीरबल राजकुमारी के उदास चेहरे को देखकर बोला, राजकुमारी, जब से पिताजी को वह प्रेत पक्षी उठाकर ले गया है, मेरा दिल बहुत दुखी था, मगर अचानक एक घटना हो गई। कौन सी घटना? बीरबल उत्सुकता से बोला। राजकुमारी ने कहा, एक शाम जब मैं बाग में बैठी थी, तो पक्षियों का एक जोड़ा उसी पेड़ पर आकर बैठ गया जिसके नीचे मैं बैठी थी। फिर क्या हुआ? बीरबल की उत्सुकता काफी बढ़ गई थी। राजकुमारी फिर कबूतर कबूतरी से बोला कि इस देश का राजा प्रेत पक्षियों के चंगुल में है। वे पक्षी उन्हें वापस नहीं आने देना चाहते, जबकि राजा अपने देश में आने को व्याकुल है। बीरबल, तो महाराज अवश्य ही जिंदा है। राजकुमारी, मैं भी यही सोच रही हूं। बीरबल, हमें अब महाराज का जल्दी से पता लगाना चाहिए। राजकुमारी, हमने बहुत से सैनिक इस काम के लिए भेजे थे, मगर वे अभी तक कुछ भी सुराग नहीं लाए हैं, बल्कि वे लौट कर भी नहीं आए। बियर, चल, मैं इस बारे में अपने पिताजी से बात करूंगा, शायद वह कुछ बताएं। राजकुमारी, मैं स्वयं उन्हें महल में बुलाना चाहती थी। बीरबल, आप चिंता ना करें,
हम अवश्य महाराज को उन दुष्ट पक्षियों के चंगुल से छुड़ा लाएंगे। राजकुमारी, अगर ऐसा होगा तो मैं बहुत एहसान मानूंगी। राजकुमारी, अगर ऐसा होगा तो मैं बहुत एहसान मानूंगी। एहसान कैसा? क्या अपने राजा की मुसीबत को दूर करना कोई एहसान है क्या? बीरबल बोला, प्रेत पक्षी हिमालय की तलहटी में एक घनघोर और सुनसान व्यावान जंगल में रहते थे। चारों ओर से पर्वतों से घिरा हुआ वह प्रदेश उनका निवास स्थान था। यहाँ पेड़ इतने ऊंचे ऊंचे थे कि दिन में भी अंधेरा छाया रहता था। चीड़ और देवदार के पेड़ों से ढका हुआ यह स्थान काफी सुरक्षित था। यह पक्षी यद्यपि पक्षी जाति के थे, मगर भालू की तरह पैरों से खड़े होकर चलते भी थे। इससे इनकी भयानकता और भी बढ़ गई थी। वह प्रेत पक्षी जो राजा को उठाकर ले गया था, वह पक्षियों का निरंकुश राजा था। पक्षी ही उसकी प्रजा थे। यद्यपि वह पक्षी था, परंतु आदमी की बोली बोलता था। इन अनोखे पक्षियों की एक रानी भी थी। प्रेत चनियों की पत्नी एक जादूगरनी थी जो बड़ी विचित्र थी। वह नेवले की तरह रेंगकर चलती थी। वह मनुष्यों की बोली बोलती थी। राजा को यहाँ लाकर उस प्रेत पक्षी ने एक किले में कैद कर दिया था। किला क्या था? एक बहुत ही भयानक जेलखाना था। हजारों मन बड़े बड़े पत्थरों से बने उस किले के दरवाजे भी चट्टानों की तरह थे। किला दूर ऊंची पहाड़ी पर था। बहुत से पक्षी दिन रात वहां पहरा देते थे। दिन में एक बार वह प्रेत पक्षी राजा वीर प्रताप सिंह के पास आता था और मनुष्य की बोली में कहता था कि वह अपनी राजकुमारी का विवाह मेरे बेटे से कर दे। मगर राजा हर बार इनकार कर देता था। क्रोधित प्रेत पक्षी सैनिकों को बुलाकर राजा को अनेक प्रकार की यातनाएं दिलवाता था। एक दिन राजा किले में उदास बैठा था। तभी उसे सुनाई पड़ा। प्रेत पक्षी अपने सैनिकों से कह रहा था, बहुत मुसीबत की बात है। चंदनपुर के सैनिक राजा की खोज में इधर उधर भटक रहे हैं। वे यहां तक नहीं आ सकते महाराज। अनेक सैनिक पक्षी बोले। प्रेत पक्षी बोला, तुम नहीं जानते सैनिकों, यदि मनुष्य यहां तक पहुंच गए तो हमें उनके साथ लड़ना होगा। सैनिक पक्षी बोले, हम उन्हें जान से मार डालेंगे महाराज। प्रेत पक्षी ने कहा, ठीक है, सब सैनिक होशियार रहो, मनुष्य कभी भी हम पर आक्रमण कर सकते हैं। जो आज्ञा महाराज। सैनिक पक्षी बोले। चंदनपुर के सैनिक महाराज वीर प्रताप सिंह को ढूंढते ढूंढते एक दिन हिमालय की तलहटी में पहुंचे। सामने घनघोर जंगल था। ऊंचे ऊंचे वृक्षों से घिरे होने के कारण उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। किसी तरह अनेक कठिनाइयों को झेलते हुए वे पक्षी देश में पहुंचे। रात का अंतिम पहर समाप्त होने को ही था। तभी बहुत से सैनिक पक्षी दौड़ते हुए प्रेत पक्षी के महल में आए। प्रेत पक्षी राजा गहरी नींद में सोया हुआ था। सैनिकों ने उसे जगाया। वह हड़बड़ाकर उठा और बोला, क्या बात है? तुम इस तरह क्यों घबरा रहे हो? सैनिक पक्षी बोले, महाराज, सचमुच मनुष्य हम तक आ पहुंचे हैं। प्रेत पक्षी राजा ने कहा, हैं वे लोग? सैनिक पक्षी बोले, उसी किले के पास जहां वह मनुष्य राजा कैद है। पेल पक्षी राजा ने कहा, आश्चर्य की बात है कि वे लोग जान गए हैं कि उनका राजा यहां कैद किया गया है। सैनिक पक्षी बोले, शायद जान हो गए हैं महाराज, नहीं तो वहां क्यों जमा होते? प्रेत पक्षी राजा ने कहा, ठीक है, तुम घबराओ नहीं, मैं स्वयं उन मनुष्यों को जादुई रस्सी से बांधता हूं। यह कहकर वह प्रेत पक्षी अपनी पत्नी के पास महल के अंदर बने एक गुप्त कमरे में गया। वह कमरा विशेष रूप से रानी के लिए बनवाया गया था। वह इस समय एक अत्यंत रूपवती स्त्री बनी बैठी थी। क्योंकि जादू के प्रयोग से वह विभिन्न भेष बदलना जानती थी। दिन में वह नेवले की तरह चलती थी, किंतु रात को एक सुंदर स्त्री बन जाती थी।
उसी ने एक सुंदर राजकुमार को अपने जाल में फंसाकर प्रेत पक्षी बनाया था। इस प्रकार वह राजकुमार प्रेत पक्षी बनकर उसके साथ रहने को मजबूर हो गया था। बहुत वर्ष हो गए थे। अब वह राजकुमार पूरी तरह उसका गुलाम था, जिसे वह दुष्ट जादूगरनी अपने इशारों पर नचाया करती थी। जो हर उस व्यक्ति को ऊर्जा और साहस देगा जो इसे सूंघेगा। उसने बीरबल को यह फूल दिया और उसे सैनिकों को जगाने और उन्हें तैयार रहने के लिए कहा। राजकुमारी की जादुई यात्रा और प्रेत पक्षियों से मुकाबला। राजकुमारी ने अपना ताबीज पहना और तुरंत अदृश्य हो गई। वह हिमालय की ओर उड़ चली और उसकी उड़ान इतनी तेज थी कि कोई उसे देख भी नहीं सकता था। जब वह प्रेत पक्षियों के क्षेत्र में पहुंची तो उसने देखा कि सारे सैनिक एक जादुई रस्सी से बंधे हुए हैं और महल की ओर खींचे जा रहे हैं। महल के अंदर राजा को एक भयानक जेल में कैद किया गया था। राजकुमारी ने महल के पास जाकर कबूतर और कबूतरी की भाषा में बातचीत करना शुरू किया। उसने उनसे पूछा कि प्रेत पक्षी राजा और सैनिकों को कैसे बंदी बनाता है। कबूतर ने बताया कि रानी के पास एक जादुई रस्सी है जो हर किसी को बांध सकती है। उसने यह भी बताया कि प्रेत पक्षी रानी से बहुत डरता है। राजकुमारी ने रानी से मिलने का फैसला किया। उसने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके खुद को एक छोटी सुंदर पक्षी में बदल दिया और चुपचाप रानी के गुप्त कमरे में प्रवेश किया। वहां उसने रानी को एक सुंदर स्त्री के रूप में देखा जो एक जादुई संदूक की रखवाली कर रही थी। राजकुमारी को पता चला कि संदूक में जादुई रस्सी रखी है। जादुई शक्तियों का उपयोग और राजा की रिहाई। राजकुमारी ने अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करके कमरे में एक तेज रोशनी पैदा की जिससे रानी की आंखें चकाचौंध हो गई। इस दौरान राजकुमारी ने तुरंत संदूक खोला और जादुई रस्सी निकाल ली। रस्सी ने तुरंत अपनी शक्ति खो दी क्योंकि वह केवल रानी के जादू के अधीन थी। जैसे ही रस्सी का जादू टूट गया, सारे सैनिक बंधन से मुक्त हो गए और प्रेत पक्षी महल के बाहर गिर पड़ा। सैनिकों ने तुरंत प्रेत पक्षी को पकड़ लिया और उसे अपने राजा के पास ले गए। राजकुमारी ने रानी से कहा, तुमने मेरे पिता और मेरे राज्य के सैनिकों को कैद किया। अब तुम उनके पास अपनी स्वतंत्रता के लिए भीख मांगोगी। रानी, जो अब अपनी शक्ति खो चुकी थी, डर गई और उसने राजकुमारी से माफी मांगी। राजकुमारी ने सैनिकों को रानी को कैद करने का आदेश दिया और फिर अपने पिता के पास गई। राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने अपनी बेटी का साहस देखकर गर्व महसूस किया। राजकुमारी ने अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करके अपने पिता, सैनिकों और प्रेत पक्षी को वापस चंदनपुर ले जाने का निर्णय लिया। अंत में राजकुमारी ने प्रेत पक्षी के साथ मिलकर एक समझौता किया। उसने प्रेत पक्षी को सिखाया कि राजा बनना केवल शक्ति और भय के बारे में नहीं है, बल्कि दया और न्याय के बारे में भी है। राजकुमारी ने उसे माफ कर दिया और उसे अपने राज्य में एक अच्छा शासक बनने का मौका मिला।